हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज आपका जो चैप्टर चल रहा था पिछली क्लास के अंदर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके जो 35 नंबर चैप्टर था मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेंडल के द्वारा 3 आनुवंशिक नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। ठीक है, तो देखिए तीनों नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। तो मेंडल ने 3 नियम दिए और इनके द्वारा काफी निष्कर्ष दिए गए थे। इन तीनों नियमों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल ने बोला था कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण बोलेंगे, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपको प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण की परिभाषा भी लिखवाई थी। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाता है, तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण बोलेंगे। और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अप्रभावी लक्षण बोला जाता है। ठीक है, अब F1 पीढ़ी क्या है? मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो एक पीढ़ी प्राप्त हुई। फिर उसी पीढ़ी के अंदर स्वपरागण कराया, यानी उन्हीं के बीच में आपस में जब संकरण करवाया तो जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे क्या बोला जाता है? F1 पीढ़ी बोला जाता है। तो F1 पीढ़ी की परिभाषा देखते हैं। लंबे तथा शुद्ध लंबे, यानी कैपिटल TT तथा स्मॉल TT, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के मध्य शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के मध्य संकरण करवाने पर जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति में स्वपरागण से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है।
ठीक है। तो सबसे पहले शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण करवाया तो एक संतति प्राप्त हुई। उसी संतति में जब स्वपरागण करवाया तो जो पौधे प्राप्त हुए, जो पीढ़ी प्राप्त हुई, उसे क्या बोला जाता है? F1 पीढ़ी कहा जाता है। नोट कर लीजिए दोनों परिभाषाएं। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रभाविता का नियम था उसमें संकरण किस प्रकार करवाया गया। तो देखिए नेक्स्ट, मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले शुद्ध लंबे पौधे लिए, शुद्ध लंबे, और एक लिए शुद्ध बौने। इन्होंने क्या किया? शुद्ध लंबे लक्षणों के लिए कैपिटल टी यानी टॉल यानी लंबा, और शुद्ध बौने के लिए इसने लिया स्मॉल टी। अब इनसे दो, इनके मध्य क्या करवाया? क्रॉस करवाया। इसको क्या बोला जाता है? संकरण या निषेचन। तो इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, पहले कैपिटल टी। इससे भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी। इस प्रकार कितने युग्मक बन गए? 4 युग्मक बन गए। अब इनके मध्य हम क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। आपस में इनके मध्य संकरण नहीं होगा, संकरण होगा इन दोनों का इन दोनों के साथ। तो सबसे पहले इस युग्मक का हम इन दोनों के साथ बारी बारी से संकरण करवाते हैं, इसके साथ नहीं करवाएंगे। फिर इसका इन दोनों के साथ बारी बारी से संकरण करवाते हैं। तो देखिए, इस कैपिटल टी का पहले इस टी के साथ और फिर इस टी के साथ, उसी प्रकार इसका पहले इस टी के साथ और फिर इसका इसके साथ। तो क्या बनेगा? इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी से क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी से कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसी प्रकार इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी से कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये पौधे दिखने में सभी कैसे थे? संकर लंबे, यानी अगर उनका जीन प्रारूप अशुद्ध हो, विषम युग्म की हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है? संकर लंबे। अगर ये कैपिटल टी होते तो हम बोलते शुद्ध लंबे, और इसको हम बोलते हैं संकर लंबे। यानी अगर आप इन पौधों को बाहर से देखोगे तो ये सभी पौधे आपको कैसे दिखाई देंगे?
लंबे दिखाई देंगे। लेकिन यदि आप इनकी जीनी संरचना देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें बौनेपन का जीन भी उपस्थित है। और जो बाह्य लक्षण दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। तो बाहर से ये पौधे कैसे दिखाई देंगे, सभी लंबे। और आंतरिक रूप से यानी जीन प्रारूप देखा जाए तो ये कैसे दिखाई देंगे, संकर लंबे। तो जो ये पौधे प्राप्त हुए बाहर से दिखने पर सभी पौधे कैसे दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे, यानी लक्षण प्रारूप सभी लंबे हैं और जीन प्रारूप है संकर लंबे, यानी पूर्ण रूप से शुद्ध लंबे नहीं है, इनके अंदर अशुद्धता भी मिली हुई है। फिर मैंने बताया कि जो ये पौधे प्राप्त हुए इनके अंदर मेंडल क्या कराएगा, स्वपरागण करवाएगा। यानी इनके मध्य मेंडल क्या करवाता है, स्वपरागण, यानी सेम ही पौधों के मध्य परागण करवाएगा, स्वपरागण करवाएगा। तो एक जीन ये ले लिया, एक ये ले लिया, कोई भी ले लिया, सभी एक जैसे हैं। तो आगे पहले इसको नोट कर लीजिए आप। इनके अंदर आगे क्या होगा, स्वपरागण होगा। स्वपरागण होगा तो एक कोई भी दो कोई भी ले लिए और दोनों के मध्य हम क्या करेंगे, स्वपरागण करवाएंगे। तो पहले यहां तक नोट कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि आगे इनमें स्वपरागण कैसे करवाया गया। ये था कैपिटल टी, ये था स्मॉल टी, ये था कैपिटल टी, ये था स्मॉल टी। इनके मध्य क्या करवाएंगे, स्वपरागण, यानी एक जैसे युग्मकों के बीच में हम क्या कराएंगे, स्वपरागण। तो इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। इससे भी दो प्रकार के युग्मक, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इनके मध्य आपस में संकरण होगा, ये दोनों इनके साथ संकरण करेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलकर क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलकर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। और स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए हम देखेंगे एक तो इनका बाह्य स्वरूप, यानी बाहर से ये पौधे कैसे दिखाई देंगे, तो हम बोलेंगे इसको बोलेंगे लक्षण प्रारूप, यानी बाहर से पौधे कैसे दिखाई देते हैं। तो बाहर से पौधे हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे, तीन तो दिखाई देंगे लंबे, चाहे ये शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, तीन बाहर से कैसे दिखाई देंगे,
लंबे, और एक कैसा दिखाई देगा, बोना। तो बाहर से लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, 3:1, यानी 3 तो है लंबे और 1 है बोना। फिर हमने इनकी आंतरिक संरचना को देखा, तो हमने देखा कि जो 1 है वो है शुद्ध लंबा, 2 है वो है अशुद्ध लंबे, और 1 है वो है शुद्ध बोना। तो इनका आंतरिक संरचना को क्या बोला जाता है, जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात यानी 1 बाहर से शुद्ध लंबा और अंदर से शुद्ध लंबा है, 2 अशुद्ध लंबे हैं और 1 शुद्ध बोना है। तो ध्यान रखना, जो F1PD का लक्षण प्रारूप अनुपात, ये पीडी क्या कहलाती है, ये पीडी कहलाती है F1PD। मैंने आपको परिभाषा क्या लिखवाई थी कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के मध्य, मैंने आपको परिभाषा लिखा, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के मध्य संकरण करवाने से जो पादप प्राप्त होते हैं, उनके मध्य स्वपरागण करवाने से जो पीडी प्राप्त होती है उसे क्या बोला जाता है, F1PD। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, F1PD का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था और जीन प्रारूप अनुपात क्या था। तो आपको ध्यान रखना है, F1PD का लक्षण प्रारूप अनुपात था 3:1, यानी बाहर से दिखने पर 3 पौधे लंबे दिख रहे थे और 1 पौधा बोना दिख रहा था। और F1PD का जीन प्रारूप अनुपात क्या था, 1:2:1, यानी जब उनकी आंतरिक जीनी संरचना को देखा गया तो पता चला कि 1 पौधा था वो शुद्ध लंबा था, 2 अशुद्ध लंबे थे और 1 शुद्ध बोना था। तो इसका जीन प्रारूप अनुपात आया 1:2:1। तो इस पूरे को बना के और फिर ये दोनों अनुपात नोट कर लीजिए। तो ये हमने जो अनुपात देखा था 1:2:1 और 3:1, इसके साथ ही आपका जो प्रभावता का नियम है वो कंप्लीट होता है। फिर दूसरा नियम हम देखते हैं, पृथक्करण का नियम। अब देखिए, जो पृथक्करण का नियम है उसमें मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बताया कि ये जो बोनेपन का लक्षण है ना, यहाँ पर मिश्रित हो गया फिर भी उसने अपने गुण को खोया नहीं, ये अपने गुण को अलग से बना के रखता है, अपनी शुद्धता को अलग से बना के रखता है। जो द्वितीय पीढ़ी में जैसे इसको मौका मिला इसने अपने लक्षण को प्रकट कर दिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वतंत्र अप्यूहन पृथक्करण का नियम। यानी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अप्रभावी अवस्था में अप्रभावी होते हैं, परंतु वे अपने गुण को अलग से बना के रखते हैं, अपनी शुद्धता को इसके साथ मिलाते नहीं है, बरकरार रखते हैं। और यही नियम क्या कहता है, पृथक्करण का नियम। उसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम नोट करते हैं दूसरा, पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार युग्मक अपने लक्षणों को मिश्रित नहीं करते, बल्कि पृथक रखते हैं, पृथक बनाए रखते हैं।
इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जिसे बौनेपन का लक्षण अप्रभावी था, परंतु फिर भी वह F2PD में प्रकट हो गया, क्योंकि उसने अपने लक्षण की शुद्धता को बनाए रखा तथा F1PD में प्रकट हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जो युग्मक है वो मिक्स हो जाते हैं, प्रभावी और अप्रभावी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लक्षण भी मिक्स हो जाएंगे। भले ही वो मिक्स हो गए हैं, प्रकट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो अपने लक्षण को अलग से बनाए रखते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो प्रकट हो जाते हैं, यानी अपने युग्मकों की शुद्धता को क्या करते हैं, लक्षणों की शुद्धता को बनाए रखते हैं, और इसी कारण पृथक्करण के नियम को शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए पृथक्करण के नियम को शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट नोट करना है कि पृथक्करण का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार युग्मक अपने लक्षणों को क्या नहीं करते, मिश्रित नहीं करते, बल्कि पृथक बनाए रखते हैं तथा पृथक्करण, यही क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। जैसे बौनेपन का लक्षण था ना, वो अप्रभावी था, परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि वो प्रभावी लक्षण के साथ जुड़कर हमेशा के लिए खो गया। लेकिन जैसे ही F1PD के, सॉरी F2 नहीं, F1 है, F1PD में क्या हो गया, प्रकट हो गया, क्योंकि उसने अपने लक्षण की क्या किया था, शुद्धता को बनाए रखा था, और शुद्धता को बनाए रखने के कारण वह F1PD में प्रकट हो गया। और शुद्धता बनाए रखता है, इसलिए पृथक्करण के नियम को दूसरा और क्या नाम दिया गया, शुद्धता का नियम, या इसे विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण का नियम या इसे कहा जाता है विसंयोजन का नियम। ठीक है, तो इस नियम को नोट कर लीजिए। एक संकर संकरण के दोनों नियम हो गए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। मैंने बताया था आपको कि अगर आप कोई नियम एक लक्षण का अध्ययन करके दे रहे हो तो वो एकल संकर संकरण का उदाहरण है। तो अभी तक हम सिर्फ पौधे की लंबाईपन वाले लक्षण को ही पढ़ रहे हैं कि पौधा लंबा है या बौना है, तो एक लक्षण को लेकर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एकल संकर संकरण। और इसके उदाहरण दोनों नियम कौन कौन से, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये जो दोनों नियम हो गए, इसमें अगर आपको घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको पूछा जाए
अगर आपको सीधे दे दिया कि F1PD का लक्षण प्रारूप अनुपात बताइए, F1PD का जीन प्रारूप अनुपात बताइए, तो आपको यही आंसर करना है 3:1 और 1:2:1। लेकिन उसने यहाँ पर F1PD नाम ना देके उसने अगर पूछ लिया कि एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात क्या है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि एकल संकर संकरण के ही तो ये उदाहरण है। तो अगर आपको चाहे F1PD बोला जाए या एकल संकर संकरण बोला जाए, आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात है वो यही करना है। तो नेक्स्ट नोट कर लीजिए, मेंडल के F1PD या एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? 3:1। और अगर जीन प्रारूप अनुपात पूछे तो ठीक है, तो दोनों का आंसर है वो एक ही आएगा। लक्षण प्रारूप होगा 3:1 यानी 3 लंबे और 1 बौना, जबकि जीन प्रारूप आएगा 1:2:1, 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बौना। तो इसके बाद जो मेंडल का तीसरा नियम देखते हैं हम, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। पहला पॉइंट हम यही देखेंगे कि इसके अंदर मेंडल ने क्या किया था, 2 लक्षणों को लेकर अध्ययन किया था, इसलिए यह किस संकरण पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम द्विसंकर क्योंकि इसमें मेंडल ने मटर पादप के 2 लक्षणों का अध्ययन किया था। और जब कोई अध्ययन 2 लक्षणों को लेकर किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? द्विसंकर संकरण। फिर हम देखते हैं कि इस नियम में मेंडल ने क्या बोला था। इस नियम में मेंडल ने बोला था कि हर लक्षण होता है वो अपना अलग अस्तित्व रखता है, अपनी स्वतंत्र वंशागति करता है। यह नियम क्या कहलाता है? स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है
तथा अपनी वंशागति करता है। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं कि मेंडल ने इस प्रयोग में दो लक्षण कौन कौन से लिए थे। उसने दो लक्षण लिए थे मटर के बीज के, कि बीज का है वो रंग कैसा होता है और बीज का आकार कैसा होता है। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम प्रयोग देखते हैं। तो अब हम मटर के पौधे के दोनों लक्षणों को देखते हैं। स्वतंत्र अप्यूहन में लिए गए, उन्होंने दो लक्षण लिए थे। एक तो लिया था बीज का रंग और एक था बीज का आकार। पहला था बीज का रंग और बीज का आकार। आपको पता हो तो बीज का प्रभावी रंग कौन सा होता है? बीज का प्रभावी रंग होता है पीला और अप्रभावी होता है हरा। यानी ये तो होगा प्रभावी और ये होगा अप्रभावी। और फिर बीज का आकार कैसा होगा? एक होता है गोल और एक होता है झुर्रीदार। जो गोल होता है वो होता है प्रभावी और जो झुर्रीदार होता है वो होता है अप्रभावी। पीले बीजों के लिए उन्होंने लिखा कैपिटल वाई कैपिटल वाई, हरों के लिए उन्होंने लिखा स्मॉल वाई स्मॉल वाई, गोल के लिए उन्होंने लिखा कैपिटल आर और इस झुर्रीदार के लिखा स्मॉल आर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनसे युग्मक कैसे बनेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर। इनके मध्य इन्होंने क्या किया? संकरण करवाया। इनके मध्य इन्होंने करवाया संकरण। तो संकरण करवाएंगे तो ये वाई पहले क्या करेगा? इस आर के साथ जुड़ेगा, मतलब दोनों युग्मक बनेंगे। हम पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर हम इनसे युग्मक बनाते हैं। इससे युग्मक बनेगा कैपिटल वाई, इससे बनेगा स्मॉल वाई, इससे युग्मक बनेगा कैपिटल आर और इससे बनेगा स्मॉल आर। और फिर इनके मध्य हम क्या करते हैं? संकरण करवाते हैं। तो यहां तक नोट कर लीजिए दो लक्षणों वाला। तो देखिए ये जो चार प्रकार के युग्मक बने, इनके मध्य परागण करवाने से क्या प्रोसेस रहता है आगे देखिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनके मध्य जब संकरण करवाया जाए तो किस प्रकार के युग्मक बनेंगे? कैपिटल वाई और कैपिटल आर, फिर बनेगा कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर बनेगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर और इससे बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। चार प्रकार के युग्मक बन गए और ये पीडी कौन सी कहलाई? F1 पीडी। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। यानी जो कैपिटल वाई है वो किसका प्रतीक है? कैपिटल वाई है पीले का, पीले रंग, ये भी है पीले। अब कैपिटल आर किसका प्रतीक है? गोल का, तो ये बीज प्राप्त होंगे पीले गोल। ये स्मॉल आर है झुर्रीदार का, तो ये बीज होंगे पीले झुर्रीदार। स्मॉल वाई है आपके हरे रंग का, तो ये है हरे और आर है गोल, हरे गोल, और ये होंगे हरे झुर्रीदार। इस प्रकार F1 पीडी प्राप्त की गई, जिसके अंदर एक पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल और हरे झुर्रीदार बीज है वो प्राप्त हुए। फिर मेंडल ने क्या किया? F1 पीडी के मध्य वापस क्या करवाया? स्व परागण करवाया, और स्व परागण करवाया तो इनको क्या पीडी प्राप्त हुई? F2 पीडी प्राप्त हुई। तो यहां तक नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं F1 पीडी में स्व परागण करवाने से, यानी इन सारे युग्मकों का इन्हीं के साथ जब परागण करवाया जाता है
तो इसको क्या बोला जाता है? स्वपरागण। नोट कर लीजिए यहां तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, F2PD का आगे ये क्या करेगा? F1PD में स्वपरागण करवाया जाएगा। तो आगे परागण करवाने से एक नई F2PD प्राप्त होगी। वो किस प्रकार की टेबल बनेगी? तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसके अंदर हम इन चारों को रखेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल वाई और फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर। चारों युग्मक रखेंगे हम, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इनके अंदर वापस स्वपरागण करवाना है हमें। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इनके मध्य हम क्या करेंगे? स्वयुग्मन, स्वपरागण करवाएंगे। तो देखिए किस किस प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये बनेगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। ये बनेगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। उसी प्रकार ये भी बनेगा। अब हम देखते हैं ये बीज कैसे बनते हैं। तो ये तो बनेंगे वाई यानी पीले गोल, ये बनेंगे आपके, ये भी बनेंगे पीले गोल। यानी हम बाहर से देखने वाले लक्षण को देख रहे हैं, लक्षण प्रारूप, ये भी होंगे पीले गोल, ये भी होंगे पीले गोल, ये होंगे आपके पीले झुर्रीदार, ये भी होंगे पीले गोल, ये होंगे पीले झुर्रीदार, ये होंगे पीले गोल, ये भी होंगे पीले गोल,
ये होंगे आपके पीले गोल, ये भी होंगे पीले गोल, ये होंगे हरे झुर्री, हरे पीले, हरे गोल, ये होंगे आपके पीले गोल, ये होंगे पीले झुर्रीदार, ये भी होंगे पीले गोल, ये होंगे हरे झुर्रीदार। तो इस प्रकार की ये जो पीडी प्राप्त हुई, ये पीडी क्या कहलाती है? F2PD। इसके अंदर देखिए 4 प्रकार के पुष्प बने, एक को बने पीले गोल, एक बने पीले झुर्रीदार, एक बने हरे गोल और एक बने हरे झुर्रीदार। अब हम देखते हैं ये जो 16 टोटल बने, इनकी संख्या कितनी कितनी है। तो पीले गोल कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हरे गोल होंगे, पीले गोल नहीं होंगे। ये होंगे पीले गोल, ये होंगे आपके पीले झुर्रीदार और ये होंगे हरे गोल। ये पीले होंगे, ये भी पीले, ये पीले गोल नहीं होंगे, सॉरी, ये होंगे आपके हरे गोल। तो पीले गोल टोटल कितने होंगे देखिए, 1 2 3 4 5, ये 6, ये हो गए 7, ये हो गए 8 और ये नहीं होंगे आपके, और ये हो गया पीले गोल 9। तो टोटल पीले गोल कितने होंगे? 9। फिर पीले झुर्रीदार कितने हो गए? पीले झुर्रीदार 1 और पीले झुर्रीदार 2, ये हो गए पीले झुर्रीदार 3। तो ये इनकी संख्या हो गई 3। फिर देखते हैं हरे गोल कितने हो गए। तो एक तो हरा गोल ये 1 2, हरे गोल 2, ये हरे गोल 3, और हरा झुर्रीदार कितना हो गया? ये 1 हो गया। तो ये बाहर से दिखने पर लक्षण इस प्रकार का था, तो इनका लक्षण प्रारूप अनुपात कितना आया? 9:3:1। 9:3:3:1। तो आपको पूछा जा सकता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था? 9:3:1। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो यहां तक हमने F2PD द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र अपव्यवन का नियम का लक्षण प्रारूप अनुपात देखा। अभी तक की थी अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जिन प्रारूप अनुपात और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ शब्दावलियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।